बंगाल में भाजपा ने लागू कर दिया पीपीपी मॉडल। जी हाँ, ये मॉडल हद से ज्यादा खतरनाक है भारतीय लोकतंत्र के लिए। देश की न्यायपालिका में पीआरपी मॉडल लागू करने के बाद, यानी वहां जुडिशरी की साख गिराने के बाद, अब पश्चिम बंगाल में उसी तर्ज पर पीपीपी यानी पोस्ट पोल पोस्टिंग मॉडल लागू कर दिया गया है। इसके अलावा बंगाल में हिंसा, आगजनी, विपक्षियों को चिढ़ाना, परेशान करना, ये सब भी लगातार चल रहा है। ऐसी कई वीडियो सामने आ रही हैं जो कि बेहद डरावनी है। इसी बीच टीएमसी के प्रवक्ता, जिन्होंने भाजपाई सत्ता के चहेते अधिकारी को चुनाव से पहले गड़बड़ी करने को लेकर चेतावनी दिया था, वो अब बाकायदा वीडियो जारी करके आईपीएस अधिकारी से माफी मांग रहे हैं। बहुत सारे लोग उन्हें डरपोक भी कह रहे हैं, मगर हम इसके दूसरे पहलू पर भी आज चर्चा करेंगे। उधर शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक हत्याकांड मामले में यूपी बिहार से गिरफ्तारियां हो रही हैं, यानी रामराज डबल इंजन के डबल कनेक्शन सामने आ रहे हैं। इसी बीच एक चर्चा यह भी चल पड़ी है कि क्या चुनावी मैनेजमेंट वाली कंपनियों के माध्यम से गुजराती जोड़ी विपक्षी पार्टियों को निपटा रही है, और तमाम पार्टियों को अपने नेताओं से ज्यादा ऐसी कंपनियों पर भरोसा हो चुका है, विपक्षी पार्टियों को। और क्या ऐसी ही एक कंपनी ने बंगाल में टीएमसी का बेड़ा गर्क करवा दिया? एकदम आसान भाषा में बहुत तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, उन पहलुओं को छूने का प्रयास करेंगे जिन पर बात बहुत कम होती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, टकटकी लगा कर देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले चर्चा पीपीपी मॉडल की कर लेते हैं, यानी पोस्ट पोल पोस्टिंग। आपको याद तो है ही किस तरीके से इस देश में तमाम जजों ने, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और यहां तक कि निचली अदालतों के जजों ने भी पद पर रहते हुए, यानी जज रहते हुए, ऐसे तमाम फैसले दिए जिनसे कथित रूप से भाजपाई सत्ता को लाभ हुआ। कई मामलों में तो सीधे सीधे बड़े बड़े नेताओं को बचाने से लेकर मदद पहुंचाने के आरोप लगे, और फिर पता चला कि ऐसे जजों की रिटायरमेंट के कुछ ही समय बाद भाजपाई सरकारों ने इन जजों को देश के बड़े बड़े पदों पर बिठा दिया, और फिर वहां बैठ के ये माननीय जज लोग मोटा मोटा पैसा भी बनाते हैं, और उस पद पर जो तमाम सारी सरकारी सुविधाएं हैं, यानी हमारे आपके टैक्स के पैसे की, वो भी उठाते हैं, वो सब लेते रहते हैं। ऐसे एक नहीं बल्कि दर्जन भर से उदाहरण मैंने पहले ही आपको दिखाया है। आप राम मंदिर वाले फैसले को ही ले लीजिए। बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट से जो नहीं मांगा गया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने मने फैसले में दे दिया, और बहुत सारे लोगों को दोषी पाते हुए, गलती पकड़ते हुए भी छोड़ दिया गया। कौन लोग छोड़े गए आपको पता ही है। बाद में पता चला कि 5 जजों की उस बेंच में कोई राज्यसभा चला गया जो चीफ जस्टिस थे, तो किसी को कुछ और पद मिल गए, और जो हुजूर बचे थे उन्हें हाल फिलहाल में कहीं पढ़ाने से लेकर कहीं मामला सेटल कराने की जिम्मेदारियां दी गई हैं। इन सारी चीजों का फलसफा यह रहा कि देश भर में और दुनिया भर में भारतीय न्यायपालिका को लेकर ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं। लोगों का भरोसा टूट रहा है और लोकतंत्र की अम्मा कराह रही है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उसी फार्मूले को एक्सटेंड करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम ने नया मॉडल तैयार किया है। जजों के मामले में पीआरपी था, यानी पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग थी। अब बंगाल के मामले में चुनाव अधिकारियों को लेकर पीपीपी मॉडल लगाया गया है, यानी पोस्ट पोल पोस्टिंग। बड़े बड़े अधिकारी, पहले चुनाव में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उनको दी जाती है, वो चुनाव कराते हैं, और फिर भाजपा की सरकार बनने पर उन्हें कथित इनाम दिया जाता है। अपने स्क्रीन पर इस खबर को देखिए। सुब्रत गुप्ता, जिन्हें चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव में विशेष रोल ऑब्जर्वर बनाया था, भाजपा की सरकार बनते ही खबर आ गई कि इन्हें मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। दूसरा नाम है मनोज कुमार अग्रवाल का। ये पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे, यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, सीईओ, यानी पूरे राज्य का चुनावी सिस्टम यही देख रहे थे, यही मुखिया थे, और अब इन्हें भाजपाई सत्ता ने राज्य का मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी बनाने का निर्णय लिया है। भारतीय चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में कितनी निष्पक्षता से काम कर रहा है ये तो आपको पता ही है। पूरे बंगाल का चुनाव इन अधिकारियों के कंधे पर छोड़ा गया था। चुनाव से लेकर एसआईआर तक हमने देखा बंगाल में कितनी दुश्वारियां फैलाई गई। भाजपाई नेताओं के लिए आचार संहिता का कोई अर्थ नहीं था। सब जाके नफरत फैलाए, सब जाके झूठ बोले, सब जाके बंटवारा किए, धर्म के नाम पर वोट मांगे। इन अधिकारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया। एसआईआर में कितने सारे आरोप लगे, लाखों लोगों का नाम काट दिया गया, और वो सब इन अधिकारियों की निगरानी में हो रहा था। और वहां भाजपा सत्ता बनते ही इन अधिकारियों को ऐसे बड़े बड़े पदों और महत्वपूर्ण पदों पर बिठा दिया गया। अपने आप में यह सब कुछ विवादित बनता जा रहा है। सोचिए कि एक जमाने में सरकारें अधिकारियों को इनाम देती भी थी तो थोड़ा कूलिंग पीरियड रखा जाता था, छुप छुपा के होता था कि विवाद न हो, सवाल न उठे, बदनामी न हो, ये न लगे कि एक हाथ दो एक हाथ लो वाला खेला हुआ है। मगर अब तो ऐसा अमृतकाल आया है, ऐसा अमृतकाल आया है कि हर तरह के धतकर्म डंके की चोट पर किए जाते हैं। डंके की चोट पर ज्ञानेश कुमार जैसे अधिकारी को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है, यानी
सरकार पूरे चुनाव आयोग को अपने कंट्रोल में ले लेती है गुजराती जोड़ी। डंके की चोट पर ज्ञानेश कुमार जिन अधिकारियों को चुनावी ड्यूटी में लगाते हैं, पूरे राज्य की चुनावी व्यवस्था जिनके इशारे पर चलती है, चुनाव के बाद उन्हीं अधिकारियों को सरकारी व्यवस्था में शामिल कर लिया जाता है। कोई मुख्यमंत्री का एडवाइजर बना दिया जाता है तो कोई चीफ सेक्रेटरी। मगर जरा सोचिए कि ये कितना खतरनाक है भारतीय लोकतंत्र के लिए। मैं बार बार कहता हूं कि लोकतंत्र भरोसे का नाम होता है। जब इस तरीके से खुल्लम खुल्ला कथित इनाम देने की बात आएगी और आरोप लगेगा कि अधिकारियों ने चुनाव में भाजपा को फायदा पहुंचाया, कथित रूप से उसी का इनाम दिया जा रहा है, तो फिर लोकतंत्र की अम्मा का क्या होगा। यूं ही नहीं, दुनिया भर में रिपोर्ट्स भारतीय लोकतंत्र को लेकर चिंता व्यक्त कर रही हैं। हाल ही में वीडेम की रिपोर्ट सामने आई और उसमें कहा गया कि भारत चुनावी तानाशाही वाला देश हो गया है। यानी चुनाव तो होता है लेकिन खाली नाम का है, असल में तानाशाही चल रही है। चुनाव होते हैं, दिखता है कि चुनाव हो रहा है, मगर जीतता वही है जो सत्ता में है। उधर बंगाल में चुनाव के तुरंत बाद हमने देखा था कि मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इस मामले में उत्तर प्रदेश से और बिहार से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर 24 परगना जिले के मध्यग्राम इलाके में 6 मई की रात को यह हत्याकांड हुआ। एसआईटी बनाई गई और एसआईटी ने रविवार को 3 आरोपियों को पहले हिरासत में लिया, बाद में गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि जांच में पता चला है कि हमलावर पश्चिम बंगाल के बाहर के थे। तकनीकी निगरानी, डिजिटल ट्रैकिंग और अन्य सूचनाओं के आधार पर एसआईटी के सदस्यों को यूपी बिहार भेजा गया और एसआईटी ने यूपी से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान बिहार के बक्सर जिले के निवासी विशाल श्रीवास्तव के रूप में हुई है, जबकि 2 अन्य उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनमें से एक साफ शूटर है। खबर यह भी है कि हत्याकांड को अंजाम देने में कम से कम 8 लोग शामिल थे। हमला करने से पहले विस्तृत रेकी की गई। शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। हमलावरों ने अपनी पहचान और गतिविधियों को छुपाने के लिए कई प्रयास किए थे। यह भी पता चला है कि जो हमलावर थे, हमले से पहले वो किसी टोल प्लाजा से गुजरे थे और वहां पर यूपीआई से लेन देन हुआ और डिजिटल भुगतान से नंबर पकड़ में आया है। एक की पहचान करने में मदद मिली और यहीं से एसआईटी को लीड मिली। अब सवाल यह है कि यूपी हो चाहे बिहार, दोनों जगह डबल इंजन है। यूपी के मुख्यमंत्री तो बार बार दावा करते हैं कि यूपी में अब कोई अपराधी बचा ही नहीं है। एक चौराहे पे अपराधी कुछ गड़बड़ करता है तो दूसरे पे यमराज मिल जाते हैं। फिर सवाल यह है कि बंगाल में भी डबल इंजन लगने के बाद वहां के भावी मुख्यमंत्री के पीए की हत्या यूपी बिहार के कथित अपराधी जाकर कैसे कर देते हैं। क्या यमराज का चश्मा खराब हो गया है, नंबर बढ़ गया है क्या, जो उसको पता नहीं चला कि यूपी बिहार से अपराधी बंगाल जाकर हत्या करने वाले हैं। और जाहिर सी बात है कि यह राजनीतिक हत्या ही हो सकती है, राजनीतिक हत्या ही नजर आती है। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम शामिल होंगे, यूं ही नहीं है। और जिन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है ये तो भाड़े के अपराधी लगते हैं। लोग चर्चा कर रहे हैं कि यूपी बिहार के इन लोगों का क्या मामला हो सकता है शुवेंदु अधिकारी के पीए से, वो भी चुनाव के दौरान। चुनाव परिणाम आने के बाद निश्चित ही इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। अब देखना यह है कि उन बड़े बड़े लोगों का नाम कभी सामने आता है या नहीं। वैसे ज्यादा चांस है कि नहीं आएगा। आपको यह भी बता दें कि जांच के तहत जिन 3 लोगों को यूपी बिहार से गिरफ्तार किया गया है उनमें से एक का नाम है विशाल श्रीवास्तव, दूसरा है राज सिंह और तीसरा है मयंक मिश्रा। लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि ये नाम और इन नामों का टाइटल अपने आप में महत्वपूर्ण इशारा भी करता है, क्योंकि इस टाइटल में ज्यादातर लोग यानी बड़ी संख्या में इस टाइटल के लोग उसी पार्टी के समर्थक माने जाते हैं जिसकी सत्ता बंगाल में आई है और जिनकी सत्ता यूपी बिहार में पहले से है। इन लोगों की बंगाल में भावी मुख्यमंत्री से कौन सी दुश्मनी हो गई या फिर उनके पीए से कौन सी दुश्मनी हो गई कि हत्या कर दिया। बहरहाल भारत में इस तरह के मामलों में ज्यादातर बड़े बड़े लोगों का नाम गायब हो जाता है, निचले पायदान वाले लपेट दिए जाते हैं। बाकी देखते जाइए, तीनों राज्यों में डबल इंजन है और केंद्र में भी बड़ा इंजन है, क्या निकल कर आता है। उधर टीएमसी के एक पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता, जिन्होंने चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के आईपीएस अजय पाल शर्मा को, जो कि बंगाल में जाकर लोगों को कहीं न कहीं भयभीत कर रहे थे, तमाम वीडियो सामने आई जिन पर कहा गया कि अनर्गल डराने का प्रयास कर रहे हैं जनता को, वोटरों को, खासकर एक वर्ग के वोटरों को। खुद टीएमसी ने बहुत सारे आरोप लगाए और उस वक्त टीएमसी का प्रवक्ता होने के नाते रिजू दत्ता ने कह दिया था कि ये मत समझिए आईपीएस कि आप यहां से गड़बड़ी करके वापस चले जाएंगे, हम मुकदमे दर्ज करेंगे और आपको न्यायपालिका तक पहुंचाएंगे। अब जब वहां टीएमसी की सरकार चली गई, भाजपा सत्ता में आ गई, तो रिजू दत्ता ने सोशल मीडिया पर शुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दे दिया और भाजपा सरकार द्वारा हिंसा रोकने के कदमों की सराहना कर दिया। फिर क्या था, टीएमसी नाराज हुई और अनुशासनहीनता तथा पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद पता चला कि रिजू दत्ता को भाजपा समर्थकों ने कथित रूप से निशाना बनाना शुरू कर दिया और रिजू दत्ता अकेले हो गए। सोशल मीडिया पर खूब सारी गालियां और धमकियां देने लगे लोग। और फिर रिजू दत्ता एक वीडियो जारी करके कहते हैं कि मैंने चुनाव से पहले जो भी कहा था वो टीएमसी प्रवक्ता के रूप में कहा था, वो पार्टी की लाइन थी, मेरी लाइन नहीं थी, मगर फिर भी मैं आईपीएस अजय पाल शर्मा से माफी मांगता हूं। यानी रिजू दत्ता ने भाजपा के चहेते अफसर से माफी मांग लिया। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू किया कि लगता है रिजू दत्ता डर गए या तो पलटी मारने वाले हैं। बहुत सारी बातें हैं, मगर यहाँ कुछ चीजों पर विशेष ध्यान देने की बात है। एक टीएमसी प्रवक्ता जो कि पार्टी में अब नहीं है, पार्टी से निकाले जाने
जाने के बाद भाजपा समर्थक कथित रूप से इनको निशाना बना रहे हैं, धमका रहे हैं और बंगाल में चौतरफा जो हो रहा है, जैसी आग लगी है, जैसी हत्याएं आए दिन हो रही हैं, उन्हें देखकर कोई भी अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है। बात रिजू दत्ता की नहीं है। आप स्वयं पर सोचिए कि जब भाजपाई सत्ता आने के बाद इस तरह से बदले की, हिंसा की कार्रवाइयां हो रही हैं, कहीं भी आग लगा दी जाती है, कहीं भी हत्या हो जाती है, गोली चल जाती है, और जब भाजपा समर्थक धमकाने लगे, जिनकी सत्ता आई है, तो फिर कोई भी व्यक्ति क्या करेगा? अगर पूरी पार्टी साथ खड़ी हो तो कुछ हिम्मत जुटा भी सकता है, लेकिन अकेला व्यक्ति कितने चिंटुओं से लड़ पाएगा? तो रिजू दत्ता ने माफी मांग लिया। हालांकि एक बात यह भी है कि चुनाव से पहले इन्होंने जो भी कहा था उसमें शायद ही कुछ गलत मिले। लोग ये भी कह रहे हैं कि जब गलती नहीं थी तो माफी क्यों मांगा? बहरहाल रिजू दत्ता और टीएमसी के ही वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने एक और बड़ी चर्चा को हवा दिया है। इन दोनों ने ही आरोप लगाया है कि बंगाल में टीएमसी की हार के लिए आईपैक नाम की कंपनी काफी हद तक जिम्मेदार है। इस कंपनी ने पूरी पार्टी को कैप्चर कर लिया। इन दोनों ही नेताओं का कहना है कि आईपैक ने तृणमूल कांग्रेस के संगठन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अभिषेक बनर्जी जो कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो पूरी तरह से आईपैक पर निर्भर हो गए और उनके भरोसे सब कुछ छोड़ दिया। इनका कहना है कि पिछले 6 महीने से आईपैक पूरी पार्टी को चला रही थी। इस फर्म ने उम्मीदवारों के चयन में अहम भूमिका निभाई, यानी किसको टिकट देना है, इस फर्म ने बहुत बड़ा फैसला लिया और पार्टी के पूरे संगठन को नुकसान पहुंचाया। टीएमसी के नेता टिकट बंटवारे में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। पार्टी नेताओं ने कई बार अपनी राय भी दिया, लेकिन पूरी पावर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के हाथों में थी। आईपैक के मुख्य रूप से 20 से 30 साल के नए नए लड़के वरिष्ठ नेताओं को बता रहे थे कि क्या करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। इन्हीं लोगों ने चुनाव प्रचार की रणनीति तय किया और कलकत्ता स्थित पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए मुखपत्र का काम किया। वैसे इस मामले में केवल कल्याण बनर्जी और रिजू दत्ता ही नहीं, बल्कि पूर्व विधायक खगेश्वर राय और एक अन्य नेता सौरभ चक्रवर्ती सहित कई लोगों ने आईपैक को दोषी ठहराया है। वैसे आपको याद दिला दें, आईपैक ने ही टीएमसी का साल 2021 में भी मोर्चा संभाला था और 215 सीटें टीएमसी को आई थी। ये इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी नाम की कंपनी प्रशांत किशोर ने 2015 में शुरू किया था। हालांकि 2021 में बंगाल चुनाव के बाद उन्होंने सक्रिय रूप से चुनावी रणनीति से संन्यास ले लिया, यानी प्रशांत किशोर ने संन्यास ले लिया। वर्तमान में 3 लोग इसके निदेशक के रूप में काम करते हैं। आपको याद होगा, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आईपैक के संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर और कार्यालय पर ईडी ने छापेमारियां किया। ममता बनर्जी वहां पहुंच गई, अपनी फाइल लेकर कथित रूप से निकल गई और इस मामले में ईडी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। समझने वाली बात यह है कि जिस दिन बंगाल का चुनाव खत्म हुआ उसी दिन आईपैक के निदेशक को जमानत मिल जाती है। यानी अगर आईपैक को सही भी माने तो भाजपा की चुनावी सिस्टम को समझिए, विपक्षी दल के रणनीतिकार को गिरफ्तार कर लीजिए, चुनाव भर जेल में रखिए, जैसे ही चुनाव खत्म हो छोड़ दीजिए। इसी तरह टीएमसी के तमाम कार्यकर्ताओं को भी वोटिंग से पहले ही गिरफ्तार किया गया। टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया है कि आईपैक के लोगों ने एक ही विधानसभा क्षेत्र में जिन लोगों को टिकट नहीं मिलना था, नहीं मिल सकता था, उन लोगों से भी झूठ बोला और बोल बोल के वसूली किया और जिनको टिकट मिलना तय था उनसे और मोटा पैसा वसूला। अन्य को कह दिया कि आप ही को टिकट मिलेगा, उन लोगों ने पैसा दे दिया और जब टिकट नहीं मिला तो वो लोग नाराज हो गए, वो भाजपा के साथ यानी भितरघात करने लगे, टीएमसी के खिलाफ हो गए। यानी आईपैक ने अपनी जेब भरने के लिए, उसके लोगों ने अपनी जेब भरने के लिए टीएमसी को डुबाने का काम किया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। लगे हाथ आपको यह भी याद दिला दें कि प्रशांत किशोर ने बिहार में जमकर चुनाव लड़ा, वर्षों तक यात्रा किए, माहौल बनाया। इनकी फंडिंग को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठते रहे, लेकिन जरा पता लगाइए कि क्या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां कभी वहां भी जांच करने गई? क्या वहां कोई मामला दर्ज हुआ? किसी की गिरफ्तारी हुई? शिवसेना नेता संजय राउत लिखते हैं कि प्रशांत किशोर एक अवसरवादी व्यक्ति हैं जिन्होंने देश भर की राजनीतिक पार्टियों को कमजोर कर दिया है। हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। कहा जा रहा है कि आज देश के लगभग सभी क्षेत्रीय पार्टियों में एक नया सत्ता केंद्र उभर गया है और वो है चुनावी मैनेजमेंट कंपनियां। चुनावी मैनेजमेंट कंपनियां, सर्वेक्षण एजेंसियां और राजनीतिक सलाहकारों का जो नेटवर्क है, धीरे धीरे ये लोग संगठन से भी बड़े हो गए हैं और वास्तविक जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है। कल्याण बनर्जी ने आईपैक के बारे में जो कहा है वो सिर्फ बंगाल की कहानी नहीं, बिहार से लेकर अन्य राज्यों तक कई पार्टियों के कार्यकर्ताओं की यही शिकायत है। हर चुनावी क्षेत्र में कई लोगों को झूठे आश्वासन दे दिए जाते हैं कि आपको टिकट मिलेगा, आपको टिकट मिलेगा, लेकिन अंत में टिकट किसी और को मिल जाता है। पार्टी में अविश्वास बढ़ता है, कार्यकर्ता अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं और चुनाव सिर्फ डेटा, पैकेज और प्रबंधन का खेल बनकर रह जाता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अब राजनीति में कार्यकर्ताओं की बजाय परियोजनाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। गांव-गांव में संघर्ष कर रहे कार्यकर्ताओं से जुड़ना, उनकी समस्याओं को सुनना, संगठन को समय देना, ये सब कठिन काम है ना। इसकी तुलना में एसी कमरों में बैठकर सर्वे रिपोर्ट तैयार करना और करोड़ों रुपए के चुनावी ठेके चलाना कहीं ज्यादा आसान है। अजीत पवार की पार्टी में भी इस बार यह विवाद खड़ा हुआ था। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि कोई भी ऐप या सर्वे एजेंसी जनता और कार्यकर्ताओं के बीच वास्तविक विश्वास की जगह नहीं ले सकती। चुनाव सिर्फ डेटा पर नहीं बल्कि विश्वास, संवाद और संगठन की भावना पर जीते जाते हैं। तो कुल मिलाकर मूल बात यही है, तमाम पार्टियां, उनके बड़े बड़े नेता जमीन से दूर होते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, अपने जमीनी लोगों की बात
बात नहीं सुनते, बात पहुंचती ही नहीं है। और लगभग सभी विपक्षी पार्टियों के मुख्य नेताओं के आसपास जो प्लांटेड नेता है वो किसी और के सुनने ही नहीं देते, किसी कंपनी के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि कोई भी कंपनी जो लाभ कमाने के लिए काम करती है, जिसको मुनाफा चाहिए, जिसको पैसा चाहिए, उसको आपकी पार्टी, आपकी विचारधारा से क्या मतलब है। जो लोग विपक्षी पार्टियों के विधायक और सांसद खरीद सकते हैं, क्या वो किसी कंपनी को नहीं खरीद सकते? उनसे ज्यादा पैसा किसके पास है? हालांकि बंगाल के मामले में सबसे बड़ी कंपनी तो चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की वो बेंच नजर आई है जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची जैसे माननीय जज लोग थे। पश्चिम बंगाल के लाखों लोगों का वोटिंग राइट छीन लिया गया। उधर बंगाल में हिंसा की भी नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, अपमान की नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने इन तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा है कि यह बेहद शर्मनाक और घृणित कार्य है। दक्षिण दिनाजपुर के बंसीहारी क्षेत्र में संथाल विद्रोह के महान नायकों सिद्धू और कान्हा मुर्मू की मूर्तियों को तोड़ दिया गया। ये मात्र तोड़फोड़ नहीं है, यह आदिवासी गौरव, इतिहास और बंगाल के आदिवासी समुदायों की पहचान पर सीधा हमला है। आदिवासी कल्याण के नाम पर वोट मांगने वाले लोग यहाँ चुप हो जाते हैं जब आदिवासी समाज द्वारा पूजनीय प्रतिमाओं को बार बार अपमानित किया जाता है। बंगाल इस घृणा और अपमान की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी बंगाल में जब से भाजपा की सरकार आई है, चुन चुन कर मूर्तियां तोड़ने का काम चल रहा है। कार्यालयों को फूंकने और मस्जिदों पर हमले करने की खबरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा एक अन्य जगह पर कथित रूप से भाजपा कार्यकर्ताओं ने 10 दुकानों में आग लगा दिया। ये आरोप भी अभिषेक बनर्जी ने लगाया है। बाकी देखते जाइए पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री इन चीजों को कैसे और कब तक संभाल पाते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।